Hi everyone, let's start COP7. Clinical procedures are performed in a safe manner. इससे पहले कि हम लोग शुरू करें इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को, कुछ चीज़ें आपको ध्यान के लिए मैं बता दूं जिससे आपको आसानी हो COP समझने के लिए। COP7 ऑनवर्ड्स टिल COP16 जितने भी स्टैंडर्ड आएंगे उसमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्म्ड कंसेंट का लेना देना ज़रूर होगा। ठीक है, तो COP7 से COP16 तक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, COP16 ट्रांसप्लांट सर्विस के लिए है, यानी कि उन्हीं के लिए अप्लीकेबल होगा जिनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनके हॉस्पिटल में लाइसेंस हो। ठीक है, सो यानी कि COP7 से 16 तक पहली चीज़ इन्फॉर्म कंसेंट, 16 उसी के लिए अप्लीकेबल है जिसके पास ट्रांसप्लांट का लाइसेंस हो। COP7 इज़ क्लिनिकल प्रोसीजर और COP14 इज़ सर्जिकल सर्विसेज। ये दोनों ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड एक दूसरे को मिरर करते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊं NABS 6th एडिशन में पेज नंबर 312 से लेकर 338 तक सिर्फ ग्लॉसरी है जहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन किए गए हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि क्लिनिकल प्रोसीजर और सर्जिकल सर्विसेज दोनों अलग या सेम कैसे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो पहले हम वो क्लैरिफाई कर लें। क्लिनिकल प्रोसीजर्स मीन एनी डायग्नोस्टिव, इन्वेस्टिगेटिव और इन्वेसिव प्रोसीजर जो ट्रीटमेंट के लिए किया जाए वो। इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी सर्जिकल, यानी कि सारे प्रोसीजर सर्जरी नहीं होते लेकिन सारी सर्जरीज प्रोसीजर होती हैं। एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डायलिसिस इज़ अ प्रोसीजर। ठीक है, पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी इज ऑल्सो अ प्रोसीजर बट इट इज़ नॉट अ सर्जरी। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं COP7। सो कमिटमेंट A, प्रोसीजर्स आर परफॉर्म बेस्ड ऑन द क्लिनिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल हो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ये डिसाइड करे कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों तो बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बेस्ट आउटकम चुना जाना चाहिए। ऑब्वियसली हर डॉक्टर करता है, और इसमें पेशेंट का प्रेफरेंस भी पूछ लेना चाहिए जो कई बार डॉक्टर्स नहीं करते। Clinical audits are conducted to assess procedure effectiveness and optimize patient outcomes। तो भाई NABS ने आपको खुद ही एक टॉपिक दे दिया कि आप इस पर क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हो जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स आपके यहाँ हों। अब इन्होंने क्या कहा कि ये डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए। अभी आते हैं उस पर। B, परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस क्लिनिकल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन रिटन गाइडेंस। तो क्या मैंने बोला कि ये रिटन भी होना चाहिए। अब कितने प्रोसीजर हम लिख दें, तो इसका सबसे बेस्ट और कॉमन तरीका ये है कि आप ये देखें कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा किस डॉक्टर की OPD होती है, सबसे ज़्यादा कौन से प्रोसीजर होते हैं। ये प्रोसीजर लैब में परफॉर्म होने वाला FNAC भी हो सकता है, ये पेशेंट का कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, ये डायलिसिस भी हो सकता है, ये आपका एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, या फिर आपका EEG या NCV, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ये IVF प्रोसीजर हो सकता है। इट इज़ अप टू योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप कौन से प्रोसीजर मोस्ट कॉमनली करते हो। उन 10-15 प्रोसीजर्स का आप चाहे पूरा प्रोसीजर बना दो, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना दो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, विच एवर इज़ सूटेबल, एंड कीप। आपको ये NC नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। देखिए, NC एक ऐसी चीज़ होती है जो असेसर के मन पे होती है। अगर उसको लगता है नहीं जी आपको 10 ही और प्रोसीजर लिखने चाहिए थे, जैसे कि आप IV के लिए कैनुला कैसे इंसर्ट करोगे, सेंट्रल लाइन कैसे इंसर्ट करोगे, तो भाई वो आपको NC दे सकता है। तो बट कॉमन जो प्रोसीजर हैं उन्हें आप अगर लिख दोगे तो ये प्रोसीजर बन जाएगा। ठीक है, नाउ चाहिए क्या? पहली चीज़ वही उन्होंने जो मैंने आपको बताया, इट कैन बी डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और सपोर्टिव प्रोसीजर।
इट शुड आउटलाइन कि कौन ऑथराइज्ड है उस प्रोसीजर को करने के लिए, क्या प्री और प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, क्या ड्यूरिंग प्रोसीजर होना चाहिए और पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होनी चाहिए। तो अगर एक प्रॉपर प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप लिख दोगे तो चल जाएगा। एक चीज़ आप और कर सकते हो, अभी आगे हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पे। तो जो गवर्नमेंट की क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट की जो clinicalestablishment.gov.in वेबसाइट है, वहाँ पे STGs पड़े हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। जो आपको सबसे अपडेटेड मिले और आपके लिए यूज़फुल हो, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। इससे आपकी एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक, आप असेसर को बता सकते हो ये लो जी, ये है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम यही फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ आपके क्लिनिकल प्रोसीजर भी बन जाएंगे। ठीक है, सो ईजी थिंग। A brief assessment is conducted before the procedure to confirm its appropriateness and readiness. Now, how will that be decided? So, practically अगर आप प्लान ऑफ केयर लिख रहे हैं और उससे पहले इनिशियल असेसमेंट किया गया है, दैट शुड बी इनफ। बट आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट इन प्लान ऑफ केयर यू मेंशन दैट दिस प्रोसीजर नीड्स टू बी डन। इट कैन बी इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। ओके, the written guidance ensure proper documentation and adherence to safe standardized practices throughout procedure process। अगर आप STG फॉलो कर रहे हैं, यूजुअली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पढ़ी हैं, उसमें से बहुत सारी आउटडेटेड हैं। तो आपके डॉक्टर हो सकता है पढ़ के उसे साइड में रखते हैं, बोलते हैं भाई साहब ये 1970s का काम हम कैसे करेंगे, हम उससे एडवांस काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है, उसके लिए फिर आपको अपने किसी डॉक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा कि सर थोड़ा गाइड कर दो, कुछ प्रोसीजर बना दें, या फिर आप AI की मदद लो, कुछ बना लो और फिर डॉक्टर को दिखा दो, बोलो डॉक्टर साहब चेक कर लीजिए, आपको सही लगे तो हम इसे ही मैनुअल में डाल दें। C, क्वालिफाइड पर्सनल ऑर्डर प्लान परफॉर्म असिस्ट इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। क्लियर, ऑर्डर भी क्वालिफाइड व्यक्ति करेगा, प्लान भी क्वालिफाइड व्यक्ति करेगा, प्लान भी परफॉर्म भी क्वालिफाइड व्यक्ति करेगा और असिस्ट भी क्वालिफाइड व्यक्ति करेगा। इसके लिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं और 2 पे जाते हैं। नंबर 1, प्रिविलेजिंग। तो पहली चीज़ डॉक्टर की और उस नर्स की या उस OT टेक्नीशियन की प्रिविलेज होनी चाहिए कि वो ये बंदा काम कर सकता है। नंबर 3, HRM 11D, HRM 12D, HRM 13C, ये बेसिकली वही प्रिविलेजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस अप्रोच मिनिमाइजेज एरर। सो अगर आपने कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन एंड प्रिविलेजिंग करी है तो आप इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अप्लाई कर लें। क्लियर, दिस वन इज कोर। अभी तक आपके जितने चल रहे थे वो कमिटमेंट चल रहे थे, नाउ दिस वन इज कोर। कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट D says care is taken to prevent adverse events like a wrong patient, wrong procedure or wrong site। now सेम आपको COP 14 में भी मिलेगा अबाउट सर्जरी। तो इन्होंने क्या बोला, एक तो एक डॉक्यूमेंटेड प्री प्रोसीजर चेकलिस्ट, एग्जाम्पल WHO सेव सर्जरी सेव लाइफ्स और एडेप्टेड वर्जन। तो यानी सेव सर्जरी चेकलिस्ट वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे भी यूज़ कर लें, जो कि सिर्फ प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब इवन क्या, प्रोसीजर, इट कैन बी अ मेडिकल प्रोसीजर, इट कैन बी अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। FNAC करनी है, उसमें भी ये कह रहे हैं सेफ सर्जरी चेकलिस्ट का यूज़ करो। मेरा सजेशन होगा अगर आप अपने लिए कुछ बना सकें या कभी मुझे चांस मिला और मैं बना लूँगा तो इसे हम कंप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज जस्ट फॉर NABH फॉर्मेलिटी के लिए सेफ सर्जरी चेकलिस्ट यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने का मन नहीं है, NC क्लोजर पर लगा के भेज दीजिएगा, NC क्लोज हो जाएगी। ओके, सो अ डॉक्यूमेंटेड प्री प्रोसीजर चेकलिस्ट मस्ट बी यूज टू अवॉइड रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग प्रोसीजर एंड रॉन्ग साइट एरर्स। टूथ एक्सट्रैक्शन इज़ ऑल्सो अ प्रोसीजर। सो 32 दांत होते हैं, कौन सा निकालो गलती हो जाती है, तो दे से यूज़ इट। पेशेंट शुड बी आइडेंटिफाइड यूजिंग एटलीस्ट 2 आइडेंटिफायर्स, वन बीइंग द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेरे ख्याल से 2 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकते हैं। बड़े शहर में लोगों को डेट ऑफ बर्थ याद रहती है, छोटे शहरों में शायद वो भी याद नहीं रहती। तो रेस्टोरेंट पे अगर USID और IPD नंबर दोनों लिखा है, दैट इज़ गुड इनफ, आप वेरीफाई कर सकते हो उसे। पेशेंट का नाम और बेड नंबर, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। साइड मार्किंग एंड वेरिफिकेशन मस्ट बी डन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद ऑल टीम मेंबर्स, स्पेशली द पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, साइट मार्किंग कर लेनी है,
बहुत रेयरली मैंने होते देखा है, लेकिन दिस इज़ सर्टेनली यूज़फुल अगर आप करना शुरू करें तो. इन इमरजेंसीज efforts must still be made to confirm patient side procedure correctness and any deviation from protocol must be documented. So अगर प्रोटोकॉल है तो इंसिडेंट रिपोर्ट करिए, अदरवाइज even in emergency you must comply to these requirements. Commitment E, informed consent is taken by the person performing the procedure where applicable. So we discussed COP 7 से COP 16 तक हर चीज़ informed consent वाली ही है. The person performing the procedure or a doctor from the treating team must obtain informed consent. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, either the person performing the procedure or a doctor, not the nurse, not the OT technician, of the treating team should take the informed consent. Clear? Okay. If a person is in training, performs the procedure, the consent must clearly state this and must be supervised by a qualified treating doctor. This is usually applicable if you are running DNB, okay, or you are a medical college. So this will be applicable for you, but I have not seen this, neither is NC, in a hospital where there are a lot of DNBs and I was involved with. बट अच्छा रहेगा अगर ये कंसेंट बना लें, क्वालिटी टीम को एक काम. द कंसेंट प्रोसेस शुड इंक्लूड an explanation of the procedure, its risk, benefit and alternatives in a language the patient understands. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं एक हिंदी भाषी क्षेत्र में हूँ तो मैं इंग्लिश में कंसेंट क्यों ऑफ़र कर रहा हूँ पेशेंट को? भाई आपको हिंदी आती है, मरीज़ को हिंदी आती है, हो सकता है आप पढ़ के डॉक्टर बन गए और आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपके मरीज़ को हिंदी ही आती है, तो बेहतर नहीं रहेगा कि आप उसे हिंदी में ही एक्सप्लेन करें, हिंदी में ही कंसेंट लें? 95% ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेंट फॉर्म जब मैं देखता हूँ तो सामने इंग्लिश वाला ही फॉर्म आता है. अरे पलट के हिंदी वाला पहले छपवा लो, स्टाफ को भी डाउट कम रहेगा कि मुझे हिंदी में कंसेंट लेना है कि नहीं. मैं कई बार देखता हूँ इंग्लिश में कंसेंट है, नीचे लिखा हुआ है राम सनी ही. कौन है ये? मरीज़ है. जिस बंदे को इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता, आपने उसमें इंग्लिश से कंसेंट ले लिया. फिर आप बोलोगे जी NABH तो बहुत अलग अलग नियम बताता है. अरे कॉमन सेंस है, लॉजिक है. हिंदी का एरिया है, हिंदी का कंसेंट लो. आप कश्मीर में रहते हो, उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, उर्दू में कंसेंट लो. आंध्र प्रदेश में रहते हो, तेलुगु में लो. वाई इंग्लिश? आपका अगर फ्रंट पेज हिंदी में है, और हिंदी मतलब चलती हुई हिंदी भाषा, अस्थि मज्जा रोग की जगह आप उसे भी ऑर्थोपेडिक या हड्डी रोग विशेषज्ञ कर सकते हो. ठीक है, स्पाइन लिख दो, ज़रूरी नहीं है कि अस्थि मज्जा लिखो. सो पॉइंट इज़, आप एक चलती हुई हिंदी में कंसेंट ले सकते हो जो मरीज़ और आपको दोनों को समझ में आए. अब अगर मरीज़ ही आपसे बोले भाई साहब मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश में कंसेंट देना है, तो आप उसे पलट के इंग्लिश में ले लो. मतलब पेज दूसरी साइड इंग्लिश वाला होगा, आप वो ले लो. ठीक है. सो इट इज़ योर चॉइस. कई बार ऑर्गेनाइजेशन, अभी मुझे एक हॉस्पिटल ने बताया कि उनका हर जो लाइन है वो इंग्लिश और हिंदी में पैरेलली लिखा हुआ है. मेरे ख्याल से वो भी 2 ही पेज लेगा, और जो हिंदी एक पेज में छपी हो और इंग्लिश उसके मतलब दूसरी साइड छपी हो, वो भी चलेगा. इट इज़ योर चॉइस. बट जो भी करें, प्रेफरेंस लोकल लैंग्वेज को दें. दिस प्रैक्टिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट्स बोथ पेशेंट राइट्स एंड प्रोवाइडर्स अकाउंटेबिलिटी. देखिए, फॉर NABH compliance इट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ व्हाट यू अंडरस्टैंड. लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ आप चाहे कंसेंट किसी भाषा में लिख लें, आप हिंदी में मरीज़ से लिखवा लें, आप इंग्लिश में मरीज़ से लिखवा लें, आप भरा हुआ कंसेंट ले लें, आप वीडियो में कंसेंट ले लें, आप ऑडियो में कंसेंट ले लें, कोर्ट में जाके मरीज़ ये सिंपली बोल सकता है भाई साहब मेरे मरीज़ का तो प्रोसीजर होना था, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्होंने जो बोल दिया मैंने हामी भर दी. कोर्ट हमेशा वीक के साथ होता है. तो आप ये मत समझें कि आपने बहुत अच्छा कंसेंट ले लिया तो अब आपको कुछ नहीं होगा. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन जज, जैसे NABH टोटली डिपेंड्स ऑन असेसर. सो वो नहीं है इशू, बट फॉर NABH पर्पज इफ़ यू कंप्लाई दीज थिंग्स, शायद NC ना आए. कमिटमेंट F, पेशेंट्स आर अप्रोप्रिएटली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर. वाइटल साइंस सच एज पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट आर मॉनिटर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें SpO2, EtCO2 नहीं मेंशन किया, वो आपको COP 14 में मिलेगा.
सर्जिकल प्रोसीजर्स में या सर्जिकल सर्विसेज में। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें मांगी हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एक्सेट्रा। एडिशनल पैरामीटर्स में बी इंक्लूडेड बेस्ड ऑन द टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड पेशेंट कंडीशन, सो इट इज़ लेफ्ट टू योर चॉइस। लेकिन COP 14 में ये आपकी चॉइस पे नहीं छोड़ा जाएगा, वहाँ पे बाकी पैरामीटर भी मेंशन किए गए हैं। और मेरे एक हॉस्पिटल को ETCO2 के लिए NC भी मिली है। ओके, नाउ मॉनिटरिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कोमॉर्बिडिटीज़ एंड प्रोसीजरल रिस्क। बेस्ट OT नोट्स में पढ़ा हो कि मॉनिटरिंग कितनी देर तक, कितनी फ्रिक्वेंसी में क्या क्या पैरामीटर्स की करी जानी है, बेस्ट। हाँ, ये है कि जो ये पार स्कोरिंग शीट जो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल के पास आज की डेट है, पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी शीट, अगर किसी तरह का भी सेडेशन दिया गया है या किसी भी तरह का एनेस्थीसिया दिया गया है तो आप उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग आर एसेंशियल फॉर पेशेंट सेफ्टी। So do incident reporting, that's necessary, that is what they are saying. Commitment G, procedures are documented accurately in the patient record. तो भाई documentation is necessary. So documentation must include the procedure name, person performing it, key steps and notable findings. So post-op notes में ये होना चाहिए. Post procedure care provided should be clearly recorded in patient record. So वो कह रहे हैं कि भाई उसे रिकॉर्ड करो. Each entry must be signed, name, date, time for traceability and verification. So भैया SNDT, sign, name, date, time, ये तो NABH का पहला रूल है। और आप कितने भी अच्छे हॉस्पिटल हो, until unless आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये छूट ही जाएगा और आपकी NC आनी है। ये एक अजर अमर NC है जो आपको मिलेगी। ये नहीं मिल रही यानी असेसर बड़ा कोऑपरेटिव था और उसने ढूंढ के उस पेज का फोटोग्राफ लिया जहाँ पे ये सब कुछ था। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट्स क्लिनिकल ऑडिट्स, पेशेंट सेफ्टी, मेडिको लीगल क्लैरिटी। सो मेडिको लीगल भी आ गया, क्लिनिकल ऑडिट भी आ गया, पेशेंट सेफ्टी आ गया। क्लिनिकल ऑडिट के लिए मैंने बोला कि आप अगर यहाँ जो आपके यहाँ ज़्यादा प्रोसीजर हो रहा है आप उसी पे क्लिनिकल ऑडिट रख लो कि उसका इंडिकेशन क्या था, किस तरह से वो प्रोसीजर किया गया, क्या सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉलो किए गए, तो आपका एक क्लिनिकल ऑडिट का टॉपिक निकल आएगा। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला 2 आइडेंटिफायर्स यूज़ करने हैं। मेडिको लीगल क्लैरिटी, बिकॉज दिस प्रोसीजर कुड हैव बीन डन इन इमरजेंसी ऑन ए MLC केस, तो आपको ये भी देखना है कि मेडिको लीगल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। बेसिकली आज की डेट में जो NABH का POI होता है यानी प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो 3 दिन का होता है, लेकिन वो दोपहर में 1 या 2 बजे शुरू होता है और शाम को 6 बजे चलता है। यानी कि पर डे 6 घंटे यानी 18 घंटे। 18 घंटे में आपको 651 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं और वो बेसिकली 18 घंटे में 100 स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 18 × 5 = 90, यानी आपको 5 मिनट से कम में एक स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने में लगभग ज़्यादातर में 10 मिनट से 20 मिनट और कई बार 25 मिनट लग रहे हैं। सो आई होप आई एम क्लैरिफाइंग एवरीथिंग राइट, बट अगर फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन रह जाए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। मैं और धीमे हो जाऊँगा और डिटेल देने लगूँगा। और अगर आपको किसी में क्लैरिटी चाहिए, कुछ मिस हो गया है, प्लीज़ मेंशन इट। आई लव व्हेन पीपल पॉइंट आउट एट माई मिस्टेक्स। इससे मुझे भी सीखने का चांस मिलता है, रिपीट करने का चांस मिलता है। अल्टीमेटली वाई आई एम डूइंग इट। ओके, थैंक यू।